नमस्कार। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त परिवार से संबंधित कुछ अध्ययनों पर, जो अध्ययन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किए संयुक्त परिवार के बारे में। इसमें सबसे पहले जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। 1911 की विभिन्न प्रांतों की जनगणना रिपोर्ट पर जो टिप्पणी हुई है वो टिप्पणी समाजशास्त्री गेत ने की और उन्होंने बताया कि संयुक्त परिवार में विघटन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 1951 के जनगणना अधिकारी ने भी जनगणना के आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए लिखा, छोटे छोटे परिवारों का इतना अधिक अनुपात ऊपरी तौर पर यही संकेत करता है कि देश में परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार अब संयुक्त परिवार नहीं चल रहे और संयुक्त परिवार से अलग होने तथा अलग घर बसाने की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है। 1901 की जनगणना द्वारा जो निष्कर्ष निकल के आया उस पर टिप्पणी करते हुए गेत ने लिखा है, केवल उच्च जातियों में ही संयुक्त परिवारों की बहुलता है, निम्न जातियों एवं जनजातियों में यह प्रथा बहुत कम है। विवाह के बाद पुरुष पृथक घर बनाकर रहते हैं। ये सबसे पहला अध्ययन है जो जनगणना के आधार पर संपन्न हुआ और संयुक्त परिवारों के बारे में अलग अलग निष्कर्ष बताए गए हैं। दूसरी जो अध्ययन है वो है के.टी. मर्चेंट का। 1930-32 में विवाह तथा परिवार से संबंधित विचारों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए 446 स्नातकों का अध्ययन करने पर पाया कि शिक्षित लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां संयुक्त परिवार का अधिक विरोध कर रही हैं। इसी प्रकार के.एम. कापड़िया ने 513 स्नातकों का एक सर्वेक्षण किया और उन्होंने बताया कि शिक्षित हिंदुओं का 60% भाग अब संयुक्त परिवार में रहता है और केवल 1/8वां भाग ही इससे असंतुष्ट है। संयुक्त परिवार का विरोध करने वाले एक व्यक्ति की तुलना में 3 या 4 उसके पक्ष में मत देने वाले हैं। कापड़िया ने दक्षिणी गुजरात के नवसारी कस्बे के 246 परिवार एवं आसपास के 15 गांवों के 1099 परिवारों का अध्ययन करने पर पाया कि वहाँ संयुक्त एवं एकांकी दोनों परिवारों की संख्या लगभग बराबर है। इसी प्रकार का अध्ययन सुधा कालडेटे ने किया। पुरानी बम्बई राज्य का अध्ययन करके उन्होंने बताया कि नगरीकरण के प्रभाव के कारण भी जो संयुक्त परिवार हैं वो धीरे धीरे टूट रहे हैं। I.P. देसाई ने सौराष्ट्र के महुआ कस्बे में 410 परिवारों का अध्ययन किया। उनके अनुसार महुआ में 28% एकांकी परिवार और 72% संयुक्त परिवार हैं। संपत्ति एवं आर्थिक हितों में संयुक्तता को प्रबल बल दिया गया। वहाँ संयुक्त परिवार में रहने वाले प्रत्येक 3 व्यक्तियों के सामने एकांकी परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 थी। इस प्रकार से विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किए संयुक्त परिवार के, और अध्ययन करने के बाद कुछ जो निष्कर्ष निकलते हैं, सामान्य निष्कर्ष इन सभी समाजशास्त्रियों के, वो निष्कर्ष इस प्रकार से हैं। वृहत संयुक्त परिवार प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है और क्षेत्र एवं जाति के आधार पर इनमें अंतर भी पाया जाता है। दूसरा निष्कर्ष निकाला, एकांकी परिवार गांवों एवं नगरों दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण एवं नगरीय भेद भूतकाल में भी विद्यमान थे। और इसका अगला है, गांवों और नगरों दोनों में एकांकी परिवार संयुक्त परिवारों में बदल सकते हैं और अलग अलग होने पर या मृत्यु के कारण पुनः एकांकी परिवारों में परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार संयुक्तता जटिलता और बहुआयामी बन चुकी है। ये कुछ निष्कर्ष हैं जो हमें यह बताते हैं कि संयुक्त परिवार से संबंधित जो अध्ययन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किए हैं, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करें संयुक्त परिवार के बदलते जो प्रतिमान हैं, उन प्रतिमानों पर क्या क्या परिवर्तन संयुक्त परिवारों में हमें देखने को मिलते हैं। तो संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान, निरंतरता एवं परिवर्तन।
संयुक्त परिवार में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किस प्रकार से संयुक्त परिवार निरंतरता बनाए रखे हुए हैं। इसको हमने दो भागों में बांटा है। एक है संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन और दूसरा है संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन, क्योंकि दोनों ही स्वरूप के द्वारा हम ये समझ पाएंगे कि संयुक्त परिवार में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहला हम चर्चा कर लें संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन पर। इसमें सबसे पहला बिंदु है आकार में परिवर्तन। संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ रहने से इनका आकार बड़ा होता है, किंतु अब शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन एवं जीवन स्तर को ऊंचाई उठाने की इच्छा, इन सब के कारण परिवार छोटे छोटे बनने लगे हैं, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे साथ में रहते हैं। दूसरा बिंदु है कर्ता की सत्ता का ह्रास। पहले परिवार के मुखिया का निर्णय ही मुख्य हुआ करता था, लेकिन नवीन शिक्षित पीढ़ी जो समानता एवं प्रजातंत्र के विचारों से ओतप्रोत है, पिता की निरंकुश सत्ता को नहीं मानती। विवाह एवं व्यक्तिगत मामलों में वे अब अपना निर्णय स्वयं करने लगे हैं। तीसरा बिंदु है स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि। स्त्री शिक्षा के कारण स्त्रियां घर की चार दीवारी से बाहर आई, वे नौकरी करने लगी, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुई। नवीन कानूनों ने उन्हें पुरुषों के समान ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। उनके पद एवं सम्मान में वृद्धि हुई और पुरुषों की सत्ता कम हुई। अब वे क्लबों में जाने लगी हैं। इससे परिवार के कार्यों में अंतर आया है। नेक्स्ट बिंदु है विवाह के रूप में परिवर्तन। जीवन साथी चुनने से पहले माता पिता एवं रिश्तेदारों का महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, लेकिन अब लड़के एवं लड़कियां जीवन साथी का चुनाव स्वयं करने लगे हैं। अब विवाह दो परिवारों के स्थान पर दो व्यक्तियों का मामला बन गया है। बाल विवाह की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह एवं विलंब विवाह के कारण परिवारों का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है अस्थायित्व। वर्तमान समय में परिवारों में गतिशीलता एवं अस्थायित्व में वृद्धि हुई है। नौकरी एवं व्यवसाय के कारण लोग स्थान परिवर्तन करने लगे हैं। इससे परिवार, पड़ोस एवं नातेदारी का नियंत्रण धीरे धीरे शिथिल हुआ है और विवाह विच्छेद भी बढ़ने लगा है। यौन संबंधी कुछ नवीन अवधारणाओं के कारण भी संयुक्त परिवार के महत्व को कम किया है। अगला बिंदु है पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। संयुक्त परिवार के सदस्यों के जो पारस्परिक संबंध हैं, उन संबंधों में शिथिलता आई है। घनिष्ठता एवं आत्मीयता के स्थान पर केवल औपचारिकता रह गई है। पारिवारिक नियंत्रण कमज़ोर हुआ है। इस प्रकार से परिवार अब केवल एक औपचारिक संगठन बनता जा रहा है। नेक्स्ट बिंदु है सामूहिकता के तत्वों में कमी। परंपरात्मक संयुक्त परिवार की एकता बनाए रखने में सामूहिक निवास स्थान, सामूहिक संपत्ति, पूजा एवं सामूहिक भोजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन वर्तमान में परिवार के सदस्यों के अलग अलग स्थानों पर रहने के कारण सामूहिक पूजा और रसोई संभव नहीं है और संपत्ति का भी विभाजन होने लगा है। इन सब के कारण परिवार या संयुक्त परिवार की जो सामूहिकता थी वो समाप्त हुई और एकांकी प्रवृत्ति जो है वो प्रबल होती जा रही है। ये कुछ परिवर्तन हैं जो संयुक्त परिवार की संरचना में हमें देखने को मिले हैं। दूसरा बिंदु था संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन। किस प्रकार से संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन आया है? इसमें सबसे पहला जो कार्य संयुक्त परिवार के द्वारा किया जाता था, शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य, उस कार्य में जो परिवर्तन आया है। पहले संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को शिक्षा प्रदान करता था, उनका समाजीकरण करता था, उन्हें प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म और संस्कृति से परिचित कराता था। लेकिन ये सारे कार्य अब शिक्षण एवं सांस्कृतिक संस्थाओं ने ले लिए हैं। दूसरा परिवर्तन अगर हम देखें तो वह है धार्मिक कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए अनेक जो धार्मिक कार्य होते थे वो परिवार आयोजित करता था। यज्ञ, हवन, पूजा, उपासना, व्रत एवं त्यौहार और धार्मिक उत्सवों के द्वारा धार्मिक आवश्यकताओं को वह पूर्ण करता था। किंतु धर्म का महत्व घटने से परिवार के इन धार्मिक कार्यों में भी कमी आ गई है। अगला जो कार्य था वो था आर्थिक कार्य जो संयुक्त परिवार किया करता था। संयुक्त परिवार उत्पादन एवं उपभोग की एक इकाई था।
उसमें श्रम विभाजन पाया जाता था। वह सदस्यों की सभी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, किंतु अब परिवार उपभोग की इकाई मात्र रह गया। अब सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाने लगी है। अगला कार्य है मनोरंजन के कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार ही सदस्यों को मनोरंजन प्रदान करता था, किंतु अब मनोरंजन के अनेक साधन आ गए हैं, जैसे सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, क्लब एवं व्यापारिक मनोरंजन की संस्थाओं के द्वारा यह कार्य किए जाने लगे हैं। इस प्रकार से संयुक्त परिवार का जो परिवर्तन था वो हमें दोनों स्वरूपों में देखने को मिलता है। उसकी संरचना में भी परिवर्तन आया है तो उसके कार्यों में भी परिवर्तन आ गया है। परंपरागत जो संयुक्त परिवार था, संरचना एवं प्रकार्य दोनों ही दृष्टि से संयुक्त थे, किंतु वर्तमान में संयुक्त परिवार में दोनों ही दृष्टि से परिवर्तन आ गए हैं। समाजशास्त्री MS गोरे और IP देसाई का मत है कि वर्तमान में संरचनात्मक दृष्टि से संयुक्त परिवार तो घटे हैं, किंतु प्रकार्यात्मक दृष्टि से अब भी संयुक्त परिवारों की संख्या कम नहीं हुई है। ये संयुक्त परिवार की निरंतरता का कारण है, क्योंकि प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार वर्तमान में भी बने हुए हैं। अब हम चर्चा करते हैं संयुक्त परिवार के भविष्य पर। संयुक्त परिवार में होने वाले अनेक परिवर्तनों के कारण यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या संयुक्त परिवार भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, उनका पूर्णतः विघटन हो जाएगा। इस बारे में अनेक मत पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और वह भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। दूसरी ओर अन्य जो विद्वान हैं उनका मानना है कि संयुक्त परिवार का यह विघटन नहीं है, बल्कि केवल रूपांतरण है। नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन के लिए संयुक्त परिवार में रूपांतरण हो रहा है। विघटन का समर्थन करने वालों का मत है कि संयुक्त परिवार का आकार छोटा हो गया, कर्ता की सत्ता में ह्रास हुआ है, स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि हुई है, संपत्ति संबंधी सदस्यों को दिए गए अधिकार, पारिवारिक नियंत्रण की शिथिलता एवं उनके कार्यों में कमी आना, ये कुछ कारक हैं जिससे ये लगता है कि संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। इन लोगों की मान्यता है कि भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ेगा, यातायात के नवीन साधनों का विकास होगा, वैसे वैसे संयुक्त परिवार का विघटन होगा। एकांकी परिवारों में उसी प्रकार से वृद्धि होगी जैसे यूरोप में हुई। फिर परिवर्तन एक स्वाभाविक नियम है, इसलिए परिवर्तन लाने वाले कारकों द्वारा इसका विघटन होगा ही, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। दूसरी ओर जो ये मान रहे हैं कि संयुक्त परिवार का रूपांतरण हो रहा है, उनका मानना है कि औद्योगिकरण एवं परिवर्तनकारी शक्तियां भारत में भी यूरोप के समान ही प्रभाव पैदा करें, यह अनिवार्य नहीं है। परिवार का विघटन नहीं वरन रूपांतरण हो रहा है। संयुक्त परिवार की विशेषता जैसे संयुक्त निवास, संयुक्त संपत्ति, सामान्य रसोई घर, सामान्य पूजा एवं विशिष्ट बंधुजन की उपस्थिति आदि में से किसी एक विशेषता की उपस्थिति का अर्थ संयुक्त परिवार का विद्यमान होना और इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति संयुक्त परिवार का गायब होना, यह अनिवार्य नहीं है। सामान्य आवास, संपत्ति और पूजा आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्तर पर संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते, क्योंकि गांवों और कस्बों में या बड़े शहरों में बड़े पैमानों पर लोगों के प्रवास के कारण आधुनिक नगरीय जीवन में ऐसी विसंगतियां पाई जाती हैं। विभिन्न अध्ययन यह भी बताते हैं कि एकांकी परिवार और औद्योगिकरण के बीच सकारात्मक संबंध नहीं है। परिवार एक संस्था के रूप में अधिक अनुकूलन प्रदर्शित करता है। प्रोफेसर कापड़िया का मत है कि आज भी संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को पूर्ण रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। बाल विवाह प्रथा के प्रचलन के कारण नवविवाहित जोड़े का भरण पोषण संयुक्त परिवार ही करता है। गाँव में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण बीमारी व प्रसव के समय संयुक्त परिवार के सदस्य ही सेवा शुश्रूषा करते हैं। इसके अतिरिक्त विधवा एवं परित्यक्ता जो बहनें होती हैं या पुत्रियां हैं, उनका भरण पोषण भी संयुक्त परिवार के द्वारा ही होता है। पिछले कुछ वर्षों में बीमा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, चिकित्सा भरण पोषण एवं बोनस आदि के रूप में सामाजिक सुरक्षा के कुछ प्रयत्न हुए हैं, किंतु यह लाभ उद्योगों एवं राजकीय सेवाओं में लगे लोगों तक ही सीमित है।
गांव में रहने वाली जनसंख्या के लिए तो संयुक्त परिवार ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। अतः संयुक्त परिवार का भविष्य गांवों से बंधा हुआ है। प्रोफेसर कापड़िया का यह मत संयुक्त परिवार का जो निरंतरता वाला रूप है उसको प्रदर्शित करता है। आगे कापड़िया ने बताया कि संयुक्त परिवार का भविष्य 2 बातों पर निर्भर करेगा। आज परिवार के सामने आर्थिक एवं सैद्धांतिक दोनों प्रकार के संकट हैं। आर्थिक संकट यह है कि शहर में कमाने वाला व्यक्ति गांव में रहने वाले परिवारजनों के लिए बचाकर नहीं भेज सकता। इससे गांव के परिवारजनों से संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। और सैद्धांतिक संकट यह है कि नई पीढ़ी परिवार की सत्ता के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती। इसीलिए सास और बहू के मध्य जो संघर्ष है वह गहरा हुआ है। सास बहू को प्राप्त नई परिस्थिति एवं पति द्वारा उसके प्रति दिखाई जाने वाली सहानुभूति को सहन नहीं कर सकती। यदि परिवार इन संकटों को पार कर जाता है तो उसके टूटने के कोई कारण नहीं है। कापड़िया मानते हैं कि हिंदू मनोवृत्तियाँ आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में संयुक्त परिवार का भविष्य धुंधला नहीं है। यद्यपि समय के साथ इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं जो इसके विघटन के नहीं वरन रूपांतरण के सूचक हैं। हाँ, सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार निरंतर परिवर्तित होता रहा है परंतु जीवित रहा है और प्राय अनुकूलन की परिवर्तित क्षमताओं के साथ उभर कर ये हमारे सामने आ रहा है। इस प्रकार से संयुक्त परिवार का जो भविष्य है वो दोनों ही स्वरूप पर निर्भर करता है। कुछ विचारकों का या समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। इसके विपरीत कुछ विचारकों और समाजशास्त्रियों की यह विचार हैं कि यह विघटित नहीं होगा बल्कि अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेगा, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।